स्टॉक पिकिंग इज हार्ड, इट्स कूल बट इट्स हार्ड। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टॉक पिकर वॉरेन बफे कह रहे हैं। Let me give you a figure that'll blow your mind, I think. I bought my first stock when I was 11 years old. It was the first quarter of 1942. I spent $114.75. Three shares, $114.75. If I put that 114 into the S&P 500 at that time and reinvested the dividends, think of a figure as to what it would be worth today. Oh man, $400,000 today, one person's lifetime. Now the market's gone down many times during that time. People have panicked during that time. Headlines have been terrible, but if you buy it for 10, 20, just keep buying the S&P 500 index and forget about all the other nonsense that's being sold. See, it's cool. WhatsApp पे मैसेजेस आना, ग्रुप्स पे शेयर करना, YouTube पे वीडियो बनाना कि मैंने एक हफ्ते में 20% रिटर्न कमा लिया, आपने यहां लिया होता, यहां बेचा होता तो कितना अच्छा होता, 2 साल के अंदर मेरा पोर्टफोलियो 5 गुना हो गया है। बट इट्स हार्ड बिकॉज दिस इज नॉट सस्टेनेबल। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? इट गिव्स अ फॉल्स अजम्पशन टू द न्यू पीपल कमिंग इन टू द मार्केट कि अगर अमीर होना है ना तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलें, इन ट्रेड्स, इन टिप्स को फॉलो करें एंड यू विल बिकम रिच। The stock market doesn't work this way. And why am I saying this? Just think about it. किसी भी फंड मैनेजर को पक्का समझने के लिए, उसकी हिस्ट्री समझने के लिए 10 साल का रिटर्न दुनिया में देखा जाता है। आपको पता है 10 साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं? 520 हफ्ते। सो अगर किसी ने 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 10 हफ्ते, 15 हफ्ते, 1 साल, 52 हफ्ते भी कंटिन्यूअसली मार्केट को आउट परफॉर्म कर लिया है, उसके पास अभी भी 450 हफ्ते हैं minimum to prove it that he is a better fund manager. So even if few of them are doing it absolutely correctly, they are putting in a lot of time और उनके पास पीछे 10-12 साल की स्किल है। बट ये दोनों ही चीजें एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए निकालना बहुत मुश्किल है। या तो आपको टाइम देना पड़ेगा, पूरे पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, उन पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, या फिर वो स्किल हासिल करनी पड़ेगी जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती है और आप नए हैं तो बहुत मुश्किल होगा। देन व्हाई एक आम इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर जिसको लंबा पैसा लगा के सोचना है वो स्टॉक पिकिंग के बारे में सोचता है? बिकॉज ऑफ वन, we need better returns. We think stock picking can give you much better return than overall index investing. So let me break this news to you. पाकिस्तान में इंडेक्स लेवल इन्वेस्टिंग का रिटर्न बहुत अच्छा है, ना सिर्फ रिलेटिव टू द लोकल मार्केट बट रिलेटिव टू द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ टाइम पहले याद है आपको मेरे पॉडकास्ट पे जवाद साहब आए थे जो कि ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं, कम्युनिटी मेंबर है। ही मेड दिस कंपैरिजन कि अगर किसी ने नवंबर 99 में यूएस स्टॉक मार्केट में $10,000 डाल दिए होते तो वो $67,100 होते, और अगर पाकिस्तान में डाल दिए होते तो ये $1,54,700 होते। द डिफरेंस इज डबल, $87,000 का डिफरेंस। सो जब भी ये रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में थॉट आता है कि यार स्टॉक पिकिंग इज द ओनली वे टू मेक मनी, नो इट्स नॉट। और पता है दूसरा मसला क्या है जिसकी वजह से आज बहुत ज्यादा लोग स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं? वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं रीसेंट रिटर्न और रियलिस्टिक रिटर्न के बीच में। सी, जो मार्केट में आपको रिसेंटली दिख रहा है वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि लास्ट 5-7 सालों से बाजार ने परफॉर्म नहीं किया था। मार्केट परफॉर्म कर रही है, अपने पुराने रेट्स को, अपने 18-20% के एनुअल रिटर्न को एक साथ आपको दे रही है। और मसला यहां पे ये होता है कि जो नया रिटेल इन्वेस्टर आता है उसको लगता है यही रिटर्न कंटिन्यू करेंगे। ये रिटर्न कंटिन्यू नहीं कर सकते। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रीसेंट रिटर्न एंड रियलिस्टिक रिटर्न। ये मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एक्सेसिवली समझाता हूं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं जस्ट थिंक अबाउट इट कि रियलिस्टिक रिटर्न के कभी भी हम करीब आ सकते हैं। बट पाकिस्तान में रियलिस्टिक रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं और स्टॉक पिकिंग आप करें ना करें बहुत अच्छे रिटर्न आपको बच जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1999 के नवंबर के अंदर अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए होते तो 15 गुना हो गया होता, 16 गुना हो गया होता। मतलब एनुअलाइज कंपाउंड एनुअल रिटर्न कितना बना? 20% का। डॉलर में कितना बना? 12% का। दिस इज मच बेटर, मच रियलिस्टिक टू थिंक ऑफ देन थिंकिंग कि यार जिस तरह 100, 150, 200% किसी किसी स्टॉक के अंदर तो 5-5 गुना का पैसा बनाए, यही बनता रहेगा। बहुत मुश्किल है। सो आज की वीडियो में लेट मी सिट विद यू एज अ मेंटोर एंड डिस्कस दिस एंटायर स्पेस। जैसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग होती क्या है, मेथड्स क्या है, आसान मेथड कौन सा है, इस इंडेक्स लेवल इन्वेस्टिंग का कंपैटिटर कौन है, एंड फाइनली सम वन टू वन टॉक फॉर ऑल दोज पीपल जो कि जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। व्हाट इज इंडेक्स लेवल इन्वेस्टिंग? इंडेक्स लेवल इन्वेस्टिंग ना शुरू यहां से होती है जब हम अपनी लिमिटेशंस को समझ जाते हैं। हमारी लिमिटेशन क्या है?
हमारे पास वो थॉट प्रोसेस, वो एक्सपर्टीज, वो टाइम नहीं है कि हम बेस्ट स्टॉक्स ऑफ द नेक्स्ट 10 इयर्स खुद हैंड पिक कर सकें। और ना हम इतना रिस्क लेना चाहते हैं कि हम ये 3 या 4 स्टॉक्स लेके बैठ जाएं, उनमें से 2 खराब हो जाएं, हमारा पूरा रिटर्न साल, 2 साल, 5 साल का खराब हो जाए। बिकॉज साल खराब हुए इसका मतलब कंपाउंडिंग पीरियड खराब हुआ। वी स्टार्ट ऑफ विद लिमिटेशन कि यार हमें नहीं पता है अगले 10 सालों में कौन से बेस्ट स्टॉक्स होंगे और कौन से बुरे स्टॉक्स होंगे। मुझे एक बात पता है, क्या किसी एक बंदे ने 5-6 साल पहले ये आपको बताया था कि साजगार 20 गुना हो जाएगा 5 साल के बाद? हम वीडियोस तो बहुत बना रहे हैं, राइट, कि साजगार देखे इतना बढ़ गया, सिस्टम्स इतना बढ़ गया, मारी इतना बढ़ गया। किसी एक बंदे ने 1200 रुपए की टारगेट प्राइस दी थी आपको साजगार की? नो। या उल्टा चलते हैं, 5 साल पहले पावर सेक्टर के बारे में लोग कितना अच्छा सोचते थे कि यार पावर सेक्टर इज द बेस्ट डिविडेंड यील्डिंग सेक्टर इन द एंटायर स्पेस, इस्लामिक स्पेस के अंदर। किसी ने सोचा था कि इनके सारे रिटर्न ऑन इक्विटीज ही उड़ जाएंगे? अब समझ आ रहा है मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, जो कि अगले 10 साल में होने वाला है, एंड दिस विल कंटिन्यू टू हैपन। सो व्हाट एन एवरेज इन्वेस्टर डज इज कि भाई पाकिस्तान में जो टॉप 30 स्टॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, मैं सब में अपने पैसे डाल दूंगा, ताकि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स हैं, जो लेंस मेरे पास नहीं है प्रिडिक्ट करने का, वो लेंस खुद ब खुद स्टॉक मार्केट प्रिडिक्ट करेगी। जिनके अच्छे ट्रिगर्स आएंगे वो स्टॉक्स ऊपर जाते जाएंगे, जिन स्टॉक्स के अंदर ट्रिगर्स खराब होंगे वो नीचे आते जाएंगे। बट ओवरऑल मुझे को बहुत बड़ी हिट नहीं पड़ेगी, बट हां मेरा पोर्टफोलियो विद द मार्केट बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप सब ये बात कर रहे हैं कि भाई मारी पाकिस्तान का मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक बन गया। पता है वेट इंडेक्स के अंदर कितना था? 4 से 5%। यानी 100 रुपए आप लगाते, 4 से 5 रुपए लगाते मारी के अंदर। बट क्योंकि इसके ट्रिगर्स बेहतर होते गए, प्रॉफिट बेहतर होता गया, चीजें बेहतर होती गई, आज इस स्टॉक का वेट है 11.5%। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके पोर्टफोलियो में ये चीज खुद ही डबल हो गई। और इसी तरह जिन कंपनीज के साथ बुरा हुआ, वो खुद ही उनका वेट नीचे आ गया। बट ओवरऑल व्हेन यू हैव 30 स्टॉक्स, कुछ गलत भी होंगे, कुछ ठीक भी होंगे। अगर ज्यादा चीजें ठीक हुई तो मार्केट का रिटर्न बेहतर होगा, ज्यादा चीजें खराब हुई तो मार्केट का रिटर्न खराब होगा। सो नाउ हाउ टू डू इट, व्हाट आर द टूल्स या मेथड टू डू इट? नाउ सबसे पहला मेथड तो ये होता है आप अपने तौर पे खुद इसको कर लें। इसका मतलब क्या है? इंडेक्स उठाएं। आपको टॉप 30 इस्लामिक स्टॉक्स ऑफ पाकिस्तान को फॉलो करना है, तो आप उठाएंगे KMI 30 इंडेक्स। उसके अंदर जो जो वेट है उसके हिसाब से उसके स्टॉक्स को खरीद लेंगे आप। या इफ नॉट मीजान, आप KSE 30 इंडेक्स को उठाएंगे और सारे स्टॉक्स उसके वेट्स के हिसाब से खरीद लेंगे। या आपको और डिवर्सिफाई करना है तो 100 इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स है आप उनको उठाएंगे और उनके वेट्स के हिसाब से आप उसमें पैसे डाल देंगे। और यहां पे आती है सबसे पहली प्रॉब्लम व्हेन यू विल वांट टू डू इट ऑन योर ओन, और प्रॉब्लम है लिमिटेशन ऑफ द मनी। इस एक्सेल शीट को देखें। अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करने का सोचते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और खुद अपने तौर पे डिवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो आप पहले 2 स्टॉक्स ही ले सकेंगे। मतलब 1000 रुपए मारी में और PPL में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि टॉप 2 स्टॉक्स हैं, क्योंकि ये वेट के हिसाब से टॉप 2 स्टॉक्स हैं। लेट्स से आप कहते हैं नहीं यार 1000 रुपए तो नहीं, मैं 5000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, देन यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट ओनली इन 13 स्टॉक्स। मतलब आपने रिफाइनरियां छोड़ दी, कुछ सीमेंट्स छोड़ दिए, कुछ टेक्सटाइल्स छोड़ दी, कुछ पावर कंपनीज छोड़ दी। आपको एग्जैक्टली KMI 30 को फॉलो करने के लिए 7500 रुपए चाहिए, जहां पे आप सारे 30 इंडेक्स स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू योर वेट्स ले सकें। और यही प्रॉब्लम आपको KC 30 इंडेक्स में भी आएगी। इस एक्सेल शीट को देखें। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो वंस अगेन आप 2 ही स्टॉक ले पाए अकॉर्डिंग टू देयर वेट। पहला स्टॉक फौजी फर्टिलाइजर, दूसरा स्टॉक UBL। आपको 5000 रुपए लगेंगे वही 13 स्टॉक्स लेने में, और यहां पे एक्चुअली 10,000 रुपए चाहिए एग्जैक्टली रेप्लीकेट करने के लिए आपको ये इंडेक्स। और अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं 100 इंडेक्स का बना लूं, तो 1000 रुपए में 2 स्टॉक, 5000 रुपए में वही 13 स्टॉक, लेकिन पूरे इंडेक्स को रेप्लीकेट करने के लिए कम से कम आपको 67,000 रुपीज चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं कि अगर आपको पूरे इंडेक्स को मनोमन फॉलो करना है, 100 इंडेक्स को, सो 67,000 रुपीज आपको चाहिए। बट यहां पे प्रॉब्लम उस वक्त भी आएगी अगर आप SIP कर रहे हैं। SIP का मतलब क्या है? हर महीने आपने सोचा मैं 10,000 रुपए डालता हूं, होगा ये 6 महीने बाद, महीने बाद, क्वार्टर बाद इनके वेट्स चेंज होते जाएंगे। तो ना सिर्फ आपको नए वेट्स के हिसाब से अपने स्टॉक्स को लेना है, पुराने वेट्स को भी एडजस्ट करना है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल आज मारी का वेट है 11.5%, कल को 15 हो जाता है, तो जितने पहले 10 महीने 12 महीने आपने SIP किया है, आपको उनके अंदर इंक्रीमेंटल पैसे डालने पड़ेंगे ताकि आप मारी को 20% पे लेके आए, और जिन चीजों से वेट गया है आपको उनको बेचना पड़ेगा। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। द इजीएस्ट थिंग टू डू इज बाइंग एन ETF। अब ETF है क्या?
ये जो काम आप मैन्युअली कर रहे थे ना, इंडेक्स के वेट के हिसाब से पैसे डाल के खुद एक्सेल की शीट बना के, ऑल ऑफ इट इज डन बाय एन ईटीएफ। ईटीएफ की एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप किसी भी बर्गर जॉइंट में या फ्राइड चिकन वाले के पास गए और इंस्टेड ऑफ बाइंग 3 बर्गर, 2 चिकन पीसेस, एक फ्राइज और एक ड्रिंक अलोन, आपने एक कॉम्बो डील ले ली। वो कॉम्बो डील के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है। आपने पैसे एक बार दिए, एक बार उसने आपको ये सारी चीजें उठा के दे दी। स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इसको ईटीएफ कहते हैं। पाकिस्तान में कोई 7 या 8 ईटीएफ्स हैं, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन सा किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है या करना भी है नहीं करना है। बट एक यूनिट, इसको हम शेयर्स नहीं कहते हैं, यूनिट कहते हैं, एक यूनिट खरीदने पे पीछे आपको ये सारे शेयर्स अकॉर्डिंग टू योर मनी मिल गए। यानी कि आपको 1000 रुपए भी लगाने हैं तो वहां 2 स्टॉक्स में खत्म हो रहे थे ना, यहां एग्जैक्टली 30 स्टॉक्स, 15 स्टॉक्स, 20 स्टॉक्स, जो भी ईटीएफ्स में अवेलेबल है वो सारे मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या? छोटे पैसे से वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और जो लोग लाख रुपए पर मंथ, 2 लाख रुपए पर मंथ एसआईपी करने का सोच रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम खत्म हो गई रीएलोकेशन की। किसी का वेट बढ़ गया तो मैन्युअली नहीं बढ़ाना है, किसी का वेट घट गया तो मैन्युअली नहीं घटाना है। एंड अगेन, what are we trying to solve here? Without spending a lot of time on the market, learning a skill, we want to compound our wealth. And how does it solve that? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमें? What stock to buy भाई? कौन सा स्टॉक खरीदूं? एक व्हाट्सएप ग्रुप कह रहा है ये स्टॉक खरीद लो, एक व्हाट्सएप ग्रुप कह रहा है ये स्टॉक खरीद लो, एक यूट्यूब चैनल कह रहा है ये स्टॉक खरीद लो, एक यूट्यूब चैनल कह रहा है कि मेरे इतने पैसे बढ़ गए जस्ट बिकॉज कि मैंने ये स्टॉक खरीदा था साल, 2 साल, 3 साल पहले। तो मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं? आप माने या ना माने, मोमेंटम ड्राइव्स कि हमने कौन सा स्टॉक खरीदना है। अगर 4 छोटे स्टॉक्स के अंदर लास्ट 15 दिन के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न बनाए ना, तो आप चाहे ना चाहे आप ग्रेविटेट वहीं हो जाएंगे। चाहे आपको पता हो उन स्टॉक्स के बारे में नहीं पता हो, चाहे आपको पता हो कि ये चल क्यों रहा है या कब गिर सकता है या इसकी अच्छी बात क्या है या क्वार्टर का रिजल्ट कौन सा है, हम वही 4-5 स्टॉक्स लेंगे और इंस्टेड ऑफ डिवर्सिफाइंग हम उन स्टॉक्स में चले जाएंगे जिनमें आज मोमेंटम है। बट मोमेंटम का प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? 1 महीना मोमेंटम चलता है, बाकी 11 महीने नहीं चलता है। 1 महीना मोमेंटम चलता है, 6 महीने कोई पूछता भी नहीं है उसके बाद उस स्टॉक को। तो आपका पोर्टफोलियो वेल डिवर्सिफाइड कहेंगे, वेल कंस्ट्रक्टेड कहेंगे या मोमेंटम बेस्ड कहेंगे। और मोमेंटम में याद रखिएगा, अगर आपके पास पैसे हैं, यू विल कीप फॉलोइंग दोज पीपल के जो आपको नए स्टॉक्स बताते चले जाएं, या यू विल हैव टू बाय देयर कोर्स या मेंबरशिप या व्हाटएवर। बट मोमेंटम विल ड्राइव योर इन्वेस्टिंग डिसीजंस, विच इज रॉन्ग। स्टॉक्स डिसीजन कंपाउंडिंग के लिए आपको चाहिए जो कि अच्छे स्टॉक्स हो, जिनमें रिटर्न आता हो, डिविडेंड आता हो, जो अपने आप की अर्निंग्स कंपाउंड करते हो, सो दैट अगर मार्केट खराब भी हो जाए, ये पैसे कमाते रहे। फिर जैसे ही बाजार ठीक होगी, सबसे पहले स्टॉक्स ऊपर चले जाएंगे। इस बार बाजार की तेजी में क्या हुआ? सबसे पहले कौन से स्टॉक्स ऊपर आए? वो जिनके अंदर कुछ नहीं था, या 2016-17 के अंदर मोमेंटम स्टॉक्स थे, या वो ऊपर आए जिन्होंने ऑलरेडी इन 3 सालों में जब मार्केट नीचे थी अर्निंग्स दे रहे थे, वही स्टॉक्स ऊपर आए। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या आती है? भाई अच्छे स्टॉक्स तो समझ में आ गए, कितना परसेंट लेना है यहां आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट हैव टू टेक दिस डिसीजन। द बिग एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो जिनके पास बड़ी बड़ी रिसर्च की टीम है, दे आर डूइंग द डिसीजन जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर जा रहा है। आपके पास तो इंडेक्स है, वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसका वेट बढ़ता जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो में भी उसका वेट बढ़ता जा रहा है। जहां इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं यार, द लॉन्ग टर्म फॉर दिस स्टॉक डजंट लुक नाइस, the stock starts to come down, आपका वेट भी खुद ब खुद कम हो गया, then you don't have to take this decision। एक और चीज क्या होती है, मूड एंड मोमेंटम में आपको एक अचानक से नजर आ रहा है कि एक स्टॉक कैप लगता जा रहा है, आपने 15-20% ऑफ दैट स्टॉक ले लिया। Why? What if the stock starts to fall? ऊपर जाता रहा तो बहुत अच्छी बात है। मसला तो यही आता है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कि 25,000 पॉइंट बढ़ने के बाद जब 2,000 पॉइंट घटती है तो हम कहते हैं क्रैश हो गया। तो दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? और क्रैश होता है, या क्रैश नहीं कहना चाहिए, जब मार्केट नीचे आती है तो कौन से स्टॉक्स नीचे आते हैं? यही जो रोज रोज कैप लग रहे थे वो नीचे आ गए, अनलेस एंड अदरवाइज को बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज हो गई उसके अंदर, जो वंस अगेन आपके लिए और मेरे लिए, एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए समझना मुश्किल है। तो ना हमें पता होगा कि ये स्टॉक ऊपर क्यों जा रहे हैं, ना हमें पता होगा कि स्टॉक नीचे क्यों जा रहे हैं, और हम इन स्टॉक्स की एबनॉर्मल क्वांटिटी ले लेंगे जस्ट बिकॉज कि हमें नहीं पता है कितना परसेंट लेना है। This solves that problem. ETF solves these problems perfectly. अब before I go and explain to you कि कौन से ETFs कब यूज करने हैं, आपको यूज करने भी है कि नहीं करने, पहले हम लोग देख लेते हैं कंपटीशन को। यानी कि लोग कंपेयर करते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के साथ। सो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेट्स यूज द सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, जो कि मुझे बहुत पसंद है। म्यूचुअल फंड्स में क्या हो रहा है?
म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली आपके लिए स्टॉक पिक कर रहे हैं. दे आर डूइंग इट बेटर देन यू, बट दे आर एट द एंड ऑफ द डे डूइंग स्टॉक पिक्स. इज इट बैड? नो, नॉट रियली. जब मार्केट ऊपर जा रही है तो जिस तरह से आपकी स्टॉक पिकिंग से भी आपको बहुत पैसे बन सकते हैं, बट हमारा ध्यान उस 10 साल पे है, इनके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बनते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है. और जब मार्केट नीचे आती है, जिस तरह इंडेक्स फंड नीचे आएगा, इनकी परफॉर्मेंस भी नीचे आती है. बट आपको पता है फर्क कहां आता है? ये जो एडवांटेज मैंने आपको बताया ना कि दीज एक्सपर्ट्स आर पिकिंग स्टॉक्स फॉर यू, बुरे टाइम में इनकी कॉस्ट बुरी लगने लगती है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ईटीएफ में पैसे लगाते हैं जहां पे कोई फंड मैनेजर नहीं है, मार्केट डिसाइड कर रही है कि कितना वेट किसका मिलेगा, कोई पर्सनल डिसीजन मेकिंग नहीं है, एंड वी नो दैट ह्यूमंस आर रियली बैड एट फोरकास्टिंग द फ्यूचर, वी आर नॉट पेइंग एन एक्स्ट्रा फी. मतलब फॉर एग्जांपल, ईटीएफ में मैनेजमेंट फीस है 0.7%, 1%, 0.5%, बट स्टॉक फंड्स के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं, जहां पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, 4-5% एक्सपेंस रेशियो होता है. मतलब 100 रुपए के प्रॉफिट के अंदर 5 रुपए का प्रॉफिट आपने एक्सपेंस रेशियो में दे दिया. अच्छी मार्केट के अंदर दे रियली आउट परफॉर्म. सो होता यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट अगर 100% चली तो ये 105 107% चलते हैं, तो अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई कर लेते हैं. जब मार्केट नीचे आती है, तो क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं पैसे बनाने के लिए, ये 4-5% की हिट आपको आके लगती है. सो आप हिस्टोरिकल रिटर्न उठा के देखें, अच्छी मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स हैव डन रियली रियली वेल. बुरी मार्केट के अंदर इनकी कॉस्ट की वजह से इनके रिटर्न इंडेक्स से नीचे होते हैं. अब यहां पे मेरा एक पर्सनल एंगल आता है, और आप चाहे तो इसको इग्नोर कर दें, चाहे तो उसको सुन लें. आई लाइक कंसिस्टेंसी. ठीक है, मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन से स्टॉक्स हैं, और वो पाकिस्तान के टॉप 20 स्टॉक्स ही हैं जो कि ईटीएफ मुझे दे देता है. म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि फंड मैनेजर बैठे हैं, और आउट परफॉर्मेंस करने का तरीका ये होता है कि आप वेट्स को चेंज करें या नए स्टॉक्स को लेके आए, वो थोड़ा सा मुझे कभी कभी कंफ्यूज कर देता है. बिकॉज नाउ आई एम टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर एक्सपर्टीज. क्योंकि मुझे कुछ चीजों का पता है, इसलिए आई वुड वांट टू मैनेज माय ओन मनी और पुट इट इनटू एन ईटीएफ. बट अगर आपको कुछ नहीं पता है तो दिस कैन बी रियली गुड. बट समटाइम्स, जैसे फॉर एग्जांपल, फंड मैनेजर्स को लगता है कि यार बैंक्स के ऊपर टैक्स कम होने जा रहा है, सो लेट्स बाय बैंक्स मोर. सो दे विल ऐड अ लॉट ऑफ बैंक्स इनटू देयर टोटल होल्डिंग. ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ उन्हें लगता है कि यार सीमेंट्स बेटर परफॉर्म करेंगे, तो वो सीमेंट्स में चले जाएंगे. ऑयल बेटर परफॉर्म करेगा, ऑयल में चले जाएंगे. नाउ इफ यू नो अबाउट दीस सेक्टर्स, तो आप एफएमआर फॉलो करके बहुत आराम से देख सकते हैं कि इन्होंने ये क्यों लिया होगा. बिकॉज हम क्या बात कर रहे हैं कि आप बिल्कुल नए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इस वक्त ये, इस वक्त वो. और आपको पता है ना कि दो फंड मैनेजर्स एक तरह नहीं सोचते. मतलब एक फंड मैनेजर को एक वक्त बैंक्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, उसी टाइम पे किसी और फंड मैनेजर को सीमेंट्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, या कोई और सेक्टर. तो बिटवीन द फंड्स परफॉर्मेंस बहुत ऊपर नीचे हो जाती है. कुछ फंड्स होंगे जो 6 महीने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, और अगले 6 महीने लेट्स से दे मेक अ बैड डिसीजन. कुछ दूसरे फंड होंगे, वो अगले 6 महीने बहुत परफॉर्म बेहतर करेंगे, उससे पहले वाले टाइम में बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे. सो ये चीजें आपको म्यूचुअल फंड में मिलती हैं. बट द बिगेस्ट एडवांटेज दैट द म्यूचुअल फंड गिव्स टू यू इज चूजिंग बिटवीन द एसेट क्लासेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि यार मुझे मार्केट अच्छी नहीं लग रही है, मैं अपनी स्टॉक एक्सपोजर को कम करना चाह रहा हूं. वंस अगेन, it's not about timing the market, it's about time in the market. But let's say you want to take some portion off, और आप उसको किसी और एसेट क्लास में लेके जाना चाहते हैं, जैसे मनी मार्केट रिस्क फ्री फंड. ठीक है, वहां पे कोई नुकसान नहीं होता है, कम रिटर्न बचता है, स्टेबली रिटर्न बचता है, बट बचता है रिटर्न. ठीक है, आप वहां पे शिफ्ट करना चाहते हैं. आप अगर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या ईटीएफ्स कर रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको वो बेचना पड़ेगा, और उसके बाद बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको मनी मार्केट फंड में या बैंक्स में पैसे रखने पड़ेंगे इन द सेविंग अकाउंट्स. यहां पे यू कैन डू इट इन वन क्लिक. सो दीज वर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग थ्रू अ म्यूचुअल फंड. अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, और आप चाहते हैं कि यार मैं 10 साल तक सोचूंगा भी नहीं, चाहे मार्केट नीचे हो ऊपर हो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट टाइमिंग द मार्केट, इट इज टाइम इन द मार्केट, देन आपके लिए ईटीएफ माइट सूट बेटर. हर मंथ एक किस्म का एसआईपी आप करते चले गए, और 10-15 साल के लिए उसको भूल गए, हर महीने पैसे डालते गए और भूल गए. म्यूचुअल फंड्स कैन गिव यू बेस्ट टाइम्स के अंदर बेस्ट रिटर्न्स. अभी अच्छा टाइम चल रहा है, मार्केट से म्यूचुअल फंड्स आर आउट परफॉर्मिंग. बट दिस इज टोटली अप टू यू कि आप किस तरह अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं. नाउ अब हम वापस आते हैं इंडेक्स लेवल इन्वेस्टिंग के ऊपर, क्योंकि जैसे ही आप dps.psx.com पे आएंगे, सर्च कॉलम में लिखेंगे ईटीएफ, आपको 7 या 8 ईटीएफ नजर आएंगे. वाइल ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड कि उस ईटीएफ के अंदर हो क्या रहा है. बट ये ईटीएफ्स दो मोटी मोटी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं. एक ईटीएफ्स वो होते हैं जो थीम या सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, और एक जनरल मार्केट ईटीएफ होते हैं. अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं,
सिंपल रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास ना टाइम है ना प्रीवियस नॉलेज है टू अंडरस्टैंड कौन सा थीम बेहतर है, कौन सा सेक्टर बेहतर है, कौन सा स्टॉक बेहतर है, जनरल विल वर्क दी बेस्ट फॉर यू। बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बैंकिंग सेक्टर ईटीएफ या एनर्जी सेक्टर ईटीएफ या कंज्यूमर सेक्टर ईटीएफ, आपको पता है कि यार बैंक्स कब परफॉर्म करेंगे, दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट tools for diversification. Instead of buying all the banks on your own, आप सिर्फ इस ETF में पैसे लगा देंगे जिसके पास ये बैंक्स ऑलरेडी पड़े हुए, मार्केट वेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, मतलब बड़े बैंक के अंदर ज्यादा पैसे जाएंगे, छोटे बैंक के अंदर कम पैसे जाएंगे और पूरे बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। अगर कोई एनर्जी ETF है, आपको लगता है ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई हैं, प्रॉफिट्स बेहतर हो गए हैं, रुपया डिप्रिसिएशन हो गई है, तो ऑयल सेक्टर ETF या एनर्जी विल डू वेल। आपको लगता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो ग्रो होनी है, कहीं जाना ही नहीं है, तो कंज्यूमर सेक्टर ETF विल डू वेल। अगर आपको पता है वंस अगेन, तो दीज कैन बी रियली पावरफुल। बट आज हम किसकी बात कर रहे हैं? उन लोगों को जिनको नहीं पता है, दे आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। फॉर देम जनरल मार्केट ETF विल मेक मोर सेंस। यहां पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, इस्लामिक या नॉन इस्लामिक, इस्लामिक या कन्वेंशनल। सो बहुत आसान सा सोल्यूशन ये है कि क्रिएशन ऑर्डर बास्केट के अंदर आके देख लें उनके पास क्या पड़ा है। बैंक्स या इंश्योरेंस नजर आता है, मतलब दिस इज नॉन इस्लामिक। अगर बैंक्स नहीं है, मतलब दिस इज एन इस्लामिक ETF। जनरल इस्लामिक ETF, जनरल कन्वेंशनल ETF। अब आप लोगों में से कुछ लोग मुझसे पूछेंगे इनमें से मैं कौन सा लूं? तो यही तो नहीं करना है ना, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि स्टॉक पिकिंग नहीं कर रहे हैं तो हम ETF पिकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पिकिंग नहीं करनी है। अगर आप शुरू कर रहे हैं, पिकिंग नहीं करना इज मच बेटर बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस दैट आई गेव यू। सो ETF पिकिंग के लिए सिर्फ एक तरीका है, कौन कितना एक्सपेंस रेशो देता है। ये भी आपको dps.psx.com.pk पे आएंगे, ETF का नाम लिखेंगे, वहां पे क्लिक हियर फॉर फर्दर डिटेल्स पे जब आप टैप करेंगे या क्लिक करेंगे, वो आपको बता देगा कि इसकी मैनेजमेंट फीस और एक्सपेंस रेशो कितना है। अगर जनरल मार्केट ETF है तो सबके पास वही 15-20 स्टॉक्स ही होंगे। अगर आपको कोई फंड सस्ता मैनेजमेंट फीस पे मिल जाता है, दैट्स फाइन, वरना ऑल ऑफ देम शुड आइडियली बी परफॉर्मिंग व्हिच वी हैव सीन इन द पास्ट एग्जैक्टली द सेम। कोई 2-4% ऊपर, कोई 2-4% नीचे, बट दैट्स नॉट व्हाट आवर कंसर्न इज, राइट? हमें तो लॉन्ग टर्म 10 साल देखना है। That's the best solution that I can think of right now. Now, the real talk. Me to you. देखें, I know, मैं मीठी मीठी बातें करूं, ये स्टॉक बोलूं, वो स्टॉक बोलूं, इतना % रिटर्न बन गया, व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, बट मकसद अचीव नहीं होगा। मकसद क्या है? एवरी पाकिस्तानी हु इज एलिजिबल शुड हैव एन स्टॉक मार्केट अकाउंट एंड शुड हैव अ क्लियर थिंक, यार मुझे क्या फॉलो करना है, व्हाट इज द स्टेप 1, व्हाट इज द स्टेप 2, व्हाट इज द स्टेप 3। सो पॉइंट नंबर 1, ये मैं अपने कम्युनिटी वालों को भी समझाता हूं, मैं आपको भी समझाऊंगा। रियलिस्टिक रिटर्न और रीसेंट रिटर्न को अलग करना शुरू कर दें। पाकिस्तान का रियलिस्टिक रिटर्न 18 से 20% रुपी में है और डॉलर में 11-12% है। रीसेंट रिटर्न 100-150% है। प्लीज इसको सोच के स्टॉक मार्केट में मत आए। ये समझें, एक एसेट क्लास है जिसके थ्रू हम रियल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि रियल पैसे कमाते हैं, जो कि इन्फ्लेशन आवाम पे पास ऑन करते हैं, यानी आप पे और मुझ पे, और अपने प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं। हालात खराब होते हैं तब भी पैसे बनाते हैं और हालात अच्छे होते हैं तब भी पैसे बनाते हैं। एंड स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ मिरर, यानी आईना ऑफ व्हाट दे हैव बीन डूइंग। अगर एक कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसके आईने में उसकी शक्ल भी खूबसूरत होगी और स्टॉक मार्केट उसको वैल्यू देगी। अगर एक कंपनी बुरा काम कर रही है, प्रॉफिट ग्रो नहीं कर पा रही है, बहुत इनकंसिस्टेंट है, तो वो आईना उसको बुरा पिक्चर ही दिखाएगा। आजकल रीसेंसी की वजह से बहुत सारे गुरुज हैं बाजार के अंदर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ गए हैं बाजार के अंदर। ऑल द पावर टू देम, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट आई एम नॉट श्योर कि अगले 5 सालों में जब मार्केट नीचे का टाइम होगा तब इनमें से कोई होगा कि नहीं होगा। आप होंगे और इंशाल्लाह मैं होऊंगा, और दोनों एक ही गोल पे काम कर रहे होंगे, विच इज रियलिस्टिक गुड रिटर्न मार्केट से जितना कम टाइम लगा के, और अगर टाइम नहीं है तो ऑफ कोर्स नॉलेज गेन नहीं कर सकेंगे। सो जितना आसान इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें उतना करें। कंपाउंडिंग मशीन को अपने लिए एक्टिव रखें, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट वरीड अबाउट द मनी दैट यू विल लूज जब आप स्टॉक पिकिंग करेंगे। आई एम वरीड अबाउट द टाइम यू विल लूज। फॉर एग्जाम्पल 10 साल के बाद आपको यह समझ में आता है कि यार स्टॉक पिकिंग के लिए ना मेरे पास टाइम था, ना मेरे पास नॉलेज थी, मैंने नुकसान भी कर लिया, ये तीनों चीजें इज ओके। बट जो टाइम आपने, लेट्स से 10 साल के बाद आपको रियलाइज हुआ, तो आपका जो कंपाउंडिंग का मेन मीट जो कि 10 साल बाद परफॉर्मेंस क्रिएट करेगा वो जा चुका होगा। सो लेट्स नॉट डू द स्टॉक पिकिंग थिंग राइट नाउ। अगर आप बिल्कुल यंग है, लेट्स डू द एवरेज मार्केट इन्वेस्टिंग। एनीथिंग कंपाउंड्स that is bigger than zero, and ETFs gives you that opportunity.
it compounds. It might compound slower than stock picking, but it will also fall less than the stock picking. And it will give you the opportunity to keep compounding. Again, it's not timing the market, it is time in the market. जितना टाइम आप ज्यादा स्पेंड करेंगे यू विल कीप कंपाउंडिंग द मनी. एंड एक चीज क्लैरिफाई करके वीडियो को एंड करूंगा. जस्ट बिकॉज आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक मार्केट की लाइबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिटर्न दे. यू नीड टू स्टिक टू द मार्केट एंड थिंक इन लॉन्ग टर्म. प्लीज उन लोगों की तरह मत सोचिएगा जो कि स्टॉक मार्केट को इनकम का जरिया बना लेते हैं, क्योंकि एसेंशियली दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द हार्ड थिंग्स. हार्ड थिंग इज कोई एक स्किल सीखो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, पैसे बचाओ, स्टॉक मार्केट में आओ, इन्वेस्ट करो. व्हाट दे आर थिंकिंग इज कि स्टॉक मार्केट मेरी इनकम का जरिया है. स्टॉक मार्केट आपकी इनकम का जरिया नहीं है, स्टॉक मार्केट आपकी वेल्थ का जरिया है. और वेल्थ कभी भी महीने, 2 महीने, साल में क्रिएट नहीं होती है. वेल्थ क्रिएट होती है सालों में, ईयर्स में. वॉरेन बफे ने एग्जांपल दी थी, राइट? $150 $4 लाख का हो गया था, बट टाइम कितना लगा? 60 साल. थिंक इन बिगर टाइम होराइजन एंड नेवर लेट एनीवन इन्फ्लुएंस यू कि ये स्टॉक मार्केट इनकम का जरिया है. आपकी इनकम का जरिया वही है जो आप डे जॉब में करते हैं. दिस इज अ वे टू कंपाउंड योर वेल्थ. आई नो वीडियो लंबी हो गई है, बट बहुत जरूरी था आप लोगों को ये समझाना, बिकॉज बहुत सारे नए इन्वेस्टर आ रहे हैं. मैं बहुत खुश हूं ये देख के, और अब एटलीस्ट उनके पास एक पाथ है कि यार इसको फॉलो करके सस्टेनेबली कर सकते हैं, स्टॉक पिकिंग से अनसस्टेनेबली क्विक गेन्स बन सकते हैं. सो एटलीस्ट नाउ दे हैव अ पाथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.